हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूँ गरिमा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th EVS चैप्टर नंबर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज़। अब ये जो चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज़, इससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में होगा। तो जैसे कि हम जिस भी घर में जाते हैं तो वहाँ की दीवारें जो हैं वो देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो बिल्डिंग है, घर है, ऑफिस है, ये कितना पुराना होगा, नया नया बना है या बहुत पुराना है। ऐसे ही काफ़ी जगहों को देखकर हम ये भी कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल खंडर हो गया, ये तो कभी भी गिर सकता है। इसी तरीके से जो राजा महाराजाओं के फोर्ट और किले वगैरह होते थे, उनकी जो दीवारें होती थी वो हमारे घर की दीवारों से बहुत अलग होती थी। अब इसी चीज़ को यहाँ पर इस चैप्टर में भी बताया हुआ है। पेज नंबर 87 पर लिखा हुआ है रीच्ड गोलकोंडा। गोलकोंडा फोर्ट है हैदराबाद में। एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा। वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस. दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी enjoy visiting different places with her. कुछ बच्चे यहाँ पर होते हैं, वो कहते हैं कि आखिरकार हम यहाँ गोलकोंडा फोर्ट में पहुँच ही गए ट्रैवल करने के बाद, और हम बहुत खुश हैं कि दीदी हमारे साथ हैं। दीदी जो हैं इनकी वो हिस्ट्री पढ़ती हैं, यानी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें यानी कि नॉलेज होगी हिस्ट्री की और पुराने महल किलों वगैरह की। इन्हीं के साथ ये बच्चे जो हैं अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं। शैलजा कहती है कि माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। शैलजा कहती है कि ये जो किला है ये कितना बड़ा है। श्रीधर कहता है एंड सी एट वॉट अ हाइट इट इज़ बिल्ट। श्रीधर कहता है ये जो किला है ये कितनी हाइट पे भी बना हुआ है। जैसे जो कोई पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर जो घर वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ की कंस्ट्रक्शन थोड़ी मुश्किल होती है। जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर हम जितना चाहे उतनी बड़ी चीज़ बना सकते हैं। कल्याणी कहती है जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। वहाँ जो किला था उसका दरवाज़ा देखते हुए कल्याणी कहती है कि अरे तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है कभी। अब जैसे हमारे घर के जो गेट होते हैं वो तो हमारी हाइट के हिसाब से बनाए हुए होते हैं, वो इतने एक्सट्रीम में बड़े नहीं होते। अब आप यहाँ देखेंगे अगर तो जो किले के जो दरवाजे होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, और उन्हीं में छोटा दरवाज़ा बनाया जाता है जो नॉर्मली लोगों के अंदर बाहर जाने के लिए होता है। जब भी लेकिन राजा महाराजा यहाँ से गुजरते हैं तो पूरा बड़ा दरवाज़ा खोला जाता है, या पूरी आर्मी को अंदर जाना होता है, उनके जो घोड़े हाथी इस तरीके की चीज़ें होती हैं या बग्गियाँ होती हैं, जब उन्हें अंदर जाना होता है, बाहर जाना होता है, तब ये पूरे गेट्स खोले जाते हैं। शैलजा कहती है इट मस्ट बी वेरी हैवी, आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। अब हम अपने घर का दरवाज़ा बहुत आसानी से खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा हमारे घर के दरवाज़ों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो शैलजा कहती है कि पता नहीं इस दरवाजे को खोलने के लिए और बंद करने के लिए कितनी मेहनत लगती होगी, ये कितना भारी होगा, कितने सारे लोग मिलके इसको खोलते होंगे, बंद करते होंगे। कल्याणी कहती है लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वर मेड। कल्याणी कहती है कि ये दरवाजे पर इस तरीके के नुकीली चीज़ें क्यों बनी हुई हैं, पता नहीं है क्यों बनाई गई होंगी। तो ये जो दरवाजे थे इन पर ये जो स्पोक्स थे ये इसलिए बनाए जाते थे कि अगर कोई जैसे हमारे घर का दरवाज़ा खोलना चाहता है, तेज़ की आता है और दरवाजे को धक्का मार के खोल देता है। लेकिन ये जो राजा महाराजा के किले होते थे इनके दरवाज़ों को कोई इंसान धक्का मार के तो वैसे भी नहीं खोल सकता एक बारी में। अगर कोई यहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं, जैसे अगर एलिफेंट जो हैं 2-3 आकर तेज़ की इसको धक्का मारेंगे तो गेट खुल जाएगा, ताकि एनिमल्स जो हैं अगर तेज़ की आके इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करें तो ये स्पोक्स जो हैं उनका सामना कर सकें और दरवाजे को इस तरीके से ना खुलने दें। इसलिए सेफ्टी के लिए इन स्पोक्स को बनाया जाता था इतने बड़े बड़े दरवाज़ों पर भी। शैलजा कहती है लुक एट दीज थिक वॉल्स टू। शैलजा कहती है कि यहाँ की जो दीवारें हैं वो तो कितनी मोटी मोटी हैं। अब अगर हम अपने घरों की बातें करें तो हमारे घर की जो दीवार होती है वो 4 इंच या 9 इंच इस तरीके की बनी हुई होती हैं, लेकिन ये जो किला था, किले की जो दीवार होती है ये बहुत मोटी होती है, थिक होती है, ताकि इससे सेफ्टी जो है बहुत मेंटेन रखी जा सके उस किले की। ये इतनी मजबूत दीवारें होती थी कि अगर तोप भी यहाँ पर आक्रमण करे तो उससे जो गोला गिरता था उससे भी ये दीवारें नहीं टूटती थी। ये चट्टानों से बनाई जाती थी, नॉर्मल ईंटों से नहीं बनती थी। श्रीधर कहता है कि आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। श्रीधर कहता है कि मैंने तो आज से पहले कभी इतनी मजबूत दीवारें देखी ही नहीं। कल्याणी कहती है कि एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल
comes out into a round shape. I wonder why. कल्याणी कहती है कि इस किले में काफ़ी जगहों पे मैंने ऐसा देखा कि जो दीवार है वो गोल तरीके से बाहर की तरफ बनाई हुई है, पता नहीं क्यों। तो दीदी उन्हें एक्सप्लेन करती है कि दीज आर कॉल्ड बस्टियंस, बुर्ज। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल। बस्टियंस को हम इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हैं जैसे काफ़ी बार आप बालकनी को इमेजिन करते हैं जो घर से थोड़ी सी बाहर निकाल के भी बनाई जाती है कई घरों में। तो इसी तरीके से फोर्ट की जो मेन दीवारें होती थी बाउंड्री वाली, उनसे बाहर निकाल कर आगे की तरफ ये बस्टियंस बाहर की तरफ बनाए जाते थे और नॉर्मल जितनी हाइट होती थी दीवारों की उनसे ज़्यादा हाइट पे ये बस्टियंस बनाए जाते थे। दीदी कहती हैं दी आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बस्टियंस, thick walls, a huge gate and so many bastions, so many ways to ensure safety। तो ये दीदी उन्हें बताती हैं कि इस किले में अगर बाहर की दीवार की बात करें तो बाउंड्री वाली वॉल में ऐसे 87 बस्टियंस बनाए हुए हैं। ये बस्टियंस मेनली इसलिए होते थे ताकि दूर से अगर आर्मी आ रही है इस किले की तरफ अटैक करने के लिए तो दूर वाली उस जगह को ही इस बस्टियन से, इस बुर्ज से देखा जा सके। इस बुर्ज में एक छोटा सा छेद भी बनाया जाता था जिससे जो तोप होती थी उसके सामने वाला फेस जो है इससे बाहर निकाला जाता था और सामने आर्मी पर अटैक किया जाता था। तो ये भी बहुत ज़रूरी था उस टाइम पर सिक्योरिटी के लिए। तो दीदी बताती हैं कि बहुत ज़्यादा उस टाइम सिक्योरिटी बनाई जाती थी जिसके लिए बड़े गेट, बस्टियंस, बहुत थिक वॉल्स, इस तरीके की चीज़ें होती थी। अब पेज नंबर 88 पर लिखा हुआ है व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। किले के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। शैलजा कहती है कि आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर। शैलजा कहती है कि मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम सोच सकते हो कि ये जो फोर्ट है, ये किला, ये कितना पुराना होगा और जो किंग है क्या इसने इस फोर्ट को सिर्फ अपने रहने के लिए बनाया होगा। कल्याणी कहती है कि इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 to 1687। तो कल्याणी कहती है कि मैंने तो बाहर एक बोर्ड देखा था जहाँ पर यह लिखा हुआ था कि कुतुब शाही सुल्तान्स ने यहाँ पर राज किया था एक के बाद एक, 1518 से 1687 ये टाइम पीरियड दिया हुआ है इतने टाइम के लिए। यानी यहाँ पे पहले ज़रूर कोई और राजा होगा जिन्होंने ये बनवाया होगा, फिर इनके बाद भी यहाँ पर कोई और राजा आया होगा जिन्होंने इनको हराया होगा। दीदी बताती है मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर। दीदी कहती हैं कि इससे भी बहुत पुरानी टाइम की बात है, 1200 में तो ये जो किला था ये मिट्टी का बनाया हुआ था और यहाँ पर अलग अलग राजाओं ने अपना राज किया था। शैलजा कहती है ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। शैलजा कहती है कि यहाँ तो एक मैप भी बना हुआ है पूरे फोर्ट का। श्रीधर कहता है कि दिस मैप शोज सो मेनी गार्डन्स, fields and factories, see there are many palaces also inside the fort। तो श्रीधर कहता है कि हाँ इस मैप पे तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इस पे गार्डन दिखाए हुए हैं, बहुत सारे खेत भी दिखाए हुए हैं, फैक्ट्रीज़ भी हैं, यहाँ तो बहुत सारे महल भी बने हुए हैं इस किले के अंदर। शैलजा कहती है दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर्स मस्ट हैव ऑल्सो बीन लिविंग हेयर। तो शैलजा कहती है इसका मतलब तो ये हुआ कि इस किले के अंदर ज़रूर सिर्फ सुल्तान और उसकी फैमिली नहीं रहती होगी बल्कि उनके अलावा यहाँ पर अगर खेत हैं यानी फार्मर यानी किसान भी रहते होंगे, फैक्ट्रीज़ हैं तो मज़दूर भी रहते होंगे, यानी यह तो पूरा का पूरा एक गांव है। तो कल्याणी यही बात कहती है इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। आगे लिखा हुआ है द सुल्तान्स पैलेस यानी कि सुल्तान का महल। श्रीधर कहता है कि दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। श्रीधर कहते हैं कि अब यहाँ पर जो सीढ़ियाँ मैं देख रहा हूँ ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो चलती ही जा रही हैं, इतनी सारी सीढ़ियाँ। तो शैलजा कहती है इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 floors। शैलजा कहती है कि इतने पुराने टाइम पे भी 2 फ्लोर की बिल्डिंग हुआ करती थी, क्योंकि अभी तो हम बहुत सारी मशीन्स देखते हैं जिससे क्या होता है रूफ डाली जाती है, छत डाली जाती है और अगला फ्लोर उसके ऊपर बनाया जाता है, लेकिन उस टाइम पर एक फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था उसी की छतें बहुत ज़्यादा हाइट वाली होती थी, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची छतें होती थी और उनके ऊपर भी कुछ बनाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। यानी अभी वाले घरों से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी ये महल बनाने के लिए। कल्याणी कहती है नाउ द बिल्डिंग इज़ इन ruins बट
वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर। कल्याणी कहती है कि अभी ये जो बिल्डिंग है, ये जो पूरा किला है, महल है, ये ख़राब हो चुका है, यानी कि क्योंकि अब यहाँ कोई रहता नहीं, इसलिए अब ये जो महल है ये उतना सुंदर नहीं रहा जितना ये पहले हुआ करता था। और ऊपर से लोग भी जो यहाँ पर आते हैं वो भी काफ़ी बार इसको ख़राब कर देते हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे किलों को सही रखने की कोशिश करती है, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें ख़राब होती ही हैं और जो आसपास के लोग आते हैं वहाँ पर वो भी उस चीज़ में अपना योगदान देते हैं। लेकिन कल्याणी कहती है कि अभी हम इमेजिन कर सकते हैं कि इतना बड़ा कमरा होता था, इतने बड़े बड़े हॉल्स होते थे। श्रीधर कहता है लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज़ सो फाइन। श्रीधर कहता है कि यहाँ की दीवारों पर कितनी मेहनत से इतनी छोटी छोटी आकृतियाँ बनाई हुई हैं, यहाँ की जो कार्विंग्स हैं बहुत सुंदर की हुई हैं, यानी कि ये लोग जिन्होंने ये महल बनाया होगा वो कितने बड़े कारीगर होंगे। कल्याणी कहती है वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स। दीदी सेड येस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हेयर, दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर। कल्याणी कहती है कि जब हम इनमें से एक की छत पर गए तो हमने वहाँ एक फाउंटेन भी देखा। तो दीदी कहती हैं कि हाँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े टैंक हुआ करते थे और फाउंटेन्स यानी फव्वारे भी होते थे। यहाँ पर हर टाइम पानी अवेलेबल भी रहता था। आगे जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेस समटाइम्स देयर इज डैम्पनेस इन द वॉल्स एंड हियर so long ago there were fountains on the terrace, the building must have been made with such good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? अब यहाँ पर ये जो फाउंटेन है इसको देख के हैरानी वाली बात इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पर तो बहुत सारे ऐसे मशीन्स होती हैं, मोटर लगाई जाती है जिससे पानी जो है ऊपर की डायरेक्शन में फ़्लो करता है और फाउंटेन से वापस वो नीचे गिरता है। लेकिन उस टाइम तो ऐसी कोई मशीन्स वगैरह भी नहीं थी, तो किस तरीके से ये बिल्डिंग के ही सेटअप को इस तरीके से बनाया जाता था कि पानी का जो फ्लो है वो यहाँ इकट्ठा होने के बाद भी वो इस तरीके से ऊपर जाए और फाउंटेन की तरह नज़र आए सभी को। और एक सोचने वाली बात ये भी होती थी कि अगर आज के टाइम पे हम अपने छत पे टैंक्स रखते हैं, अगर उसमें लीकेज होती है तो हमें उसी टाइम थोड़े दिनों में ही छत पे सीला नज़र आने लग जाती है, डैम्पनेस नज़र आने लग जाती है। लेकिन यहाँ तो छत पे ही फव्वारा बनाया हुआ था, फाउंटेन्स जो थे वो छतों पे ही बनाए हुए थे, लेकिन तब भी यहाँ की छतों पे कोई सीलन का निशान भी नहीं था, यानी बिल्डिंग्स को बहुत सोच समझ के और मजबूती के साथ बनाया गया था। तो यानी पहले के टाइम पर जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं अवेलेबल थी तो लोग बहुत समझदारी से ऐसे काम करते थे जो आज के टाइम पर हम लोगों को बहुत हैरान कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पहले का टाइम था तब वहाँ पर घड़ियाँ नहीं होती थी, लेकिन दीवार पे जो रोशनी आती थी सूरज की, जिसे ही अंदाज़ा लगा के टाइम को भी देखा जाता था और मैनेज भी किया जाता था। जैसे 90 पेज नंबर पर यहाँ ऊपर बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपको बहुत सारे डायरेक्शंस के बारे में बताया गया है, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको कोई चीज़ फिक्स करनी है एक फोर्ट में, तो वो डायरेक्शन कहाँ होगी, कहाँ हमें कौन सी चीज़ें लगानी चाहिए फोर्ट में यानी किले में, कहाँ कौन से दरवाजे होंगे, ये इतने सारे जो बुर्ज थे, बस्टियंस, ये कहाँ कहाँ पे बनाने चाहिए, कौन कौन सी दिशाओं से आर्मी आ सकती है, इस तरीके की चीज़ें सेटअप करने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था और इन डायरेक्शंस को वो सन की हेल्प से समझते थे। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको आप रिवाइज़ करिए। थैंक यू।